हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी और अच्छे से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन यानी कि वेरिएंस। जैसे कि आप जानते हैं ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक जो है हम पढ़ चुके थे। लास्ट का जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के बारे में हमने जान लिया था कि हेनरी लॉ क्या होता है। P इज इक्वल्स टू KH इंटू जो भी हमारा मोल फ्रैक्शन होता है। P क्या है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर है, और KH हेनरी कांस्टेंट, और X क्या है हमारा, ये जो दिख रहा है ये क्या है, इसे क्या कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन है किसकी, सॉल्यूट की, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ लिया था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया था हेनरी लॉ का, और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था जो कि है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आपने कर लिया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हम आज यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज। चलिए तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज। अब हमें हेनरी लॉ की वैल्यू यानी कि KH की वैल्यू तो दी हुई है, अभी जो गिवन है हम वो लिखेंगे। सबसे पहले KH की वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। कितनी है KH की वैल्यू, 1.67 इंटू 10⁸ ये हमें गिवन है। ठीक, साथ ही कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ पर CO2 की क्वांटिटी यानी कि मास, CO2 का जो मास है, क्वांटिटी यानी कि मास ही तो होता है, मास ऑफ CO2 को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके आगे हमने ये क्वेश्चन आंसर बना दिया क्योंकि CO2 का मास हमें कैलकुलेट करना है। साथ ही हमें दे रखा है कि 500 ml है ना, वॉल्यूम भी हमें दे रखा है कितना, 500 ml। When packed under 2.5 atm CO2, pressure as 290 at 298 Kelvin। अब हमें देखो दूसरी चीज यहाँ पे P यानी कि पार्शियल प्रेशर भी दिया हुआ है। पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है हमें 2.5 atm, और ये कितना था हमारा 2.5 1.67 पास्कल। अब ये एटीएम में है, ये पास्कल है, दोनों या तो इसको भी एटीएम में चेंज कर ले या तो इसको पास्कल में चेंज कर ले। तो हम क्या करेंगे, जो 2.5 है इसको क्या कर लेंगे, पास्कल में चेंज कर लेंगे। तो पास्कल में कैसे चेंज किया जाता है, पास्कल में कैसे चेंज करेंगे, देखो लास्ट सेशन में जब हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया था तो वहां पर वैल्यू थी बार में, हमें किस में कन्वर्ट करना था, बार में कन्वर्ट करना था। तो हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया था, वो बार में कन्वर्ट हो गया था। ठीक, तो यहाँ पर एटीएम में कन्वर्ट करना है। तो एटीएम में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, या तो हम इसका मल्टीप्लाई जो है 101,325 से कर ले तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, अगर हम इसे 1.013 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी तो ये पास्कल में ही कन्वर्ट होगा। दिख रहा है यहाँ पर कैसे होगा पास्कल में कन्वर्ट, 101,325 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा 2.5 atm। ठीक, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 1.013 इंटू 10⁵ से भी मल्टीप्लाई करते हैं, बात तो एक ही है ना, क्योंकि तो भी ये पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ ये वैल्यू हमारे पास आती है, कुछ ये वैल्यू पास्कल में हमारे पास आती है। ठीक, साथ में 10⁵ भी है पास्कल। ठीक, अब हमारे पास KH है, मास हमें निकालना है, प्रेशर पार्शियल प्रेशर हमारे पास है। अब ये दोनों चीजें तो हमारे पास है। अब हमें निकालना क्या है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन जो भी है हमारी CO2 की। अब CO2 की मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, यहाँ पर देखो KH हमें गिवन है, P हमें गिवन है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। कंफ्यूजिंग नहीं है, यहाँ पर हमने सिर्फ वो वैल्यूज गिवन है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अच्छा, एक और चीज हमें दी हुई है कि वाटर है ना, यहाँ पर सोडा वाटर है। ठीक, तो 1 लीटर वाटर के अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाले वाटर के, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 लीटर वाटर में कितने होते हैं, 55.5 मोल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर वाटर कितना दिया हुआ है, 500 ml यानी कि आधा लीटर। तो इसके क्या कर लें, हम आधा लीटर निकालने के लिए अपॉन 2 कर लें तो क्या आएगा, हमारे पास कितने मोल्स आएंगे आधा लीटर में, देखो
27.75 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके, H2O, हम सिंपली ये लिखें तो NH2O। H2O के नंबर ऑफ मोल्स भी हमें मिल गए H2O के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, साथ में देखो CO2 है, इसका मोलर मास भी हम निकाल सकते हैं मोलर मास CO2 का। CO2 कैसे निकालेंगे, 12 प्लस 16 इंटू 2 हो गया 44। कितना आ गया मोलर मास, 44 आ गया। ठीक, अब चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये था हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो फॉर्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको XCO2 इज इक्वल्स टू P बाय K। ये हमें निकालना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो हम की हुई है। ठीक, अब देखो प्रेशर कितना था, पार्शियल प्रेशर देखो कितना है 25325 इंटू 10⁵ और हमारे पास KH यानी कि हेनरी कांस्टेंट कितना है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। नहीं है कुछ, अब इसे सॉल्व कीजिए आप, तो आपके पास CO2 के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसको ये कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.001517 इतनी आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है, FCO2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर यानी कि CO2 के मोल्स प्लस दूसरा क्या है उसमें वाटर है, H सॉल्वेंट वाटर ही तो है, सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के मोल, सॉल्वेंट क्या हमारा वाटर है। ठीक, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन किया था वो भी कुछ इसी तरीके का था। यहाँ पर कुछ चीजें थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक, चलिए तो यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आई हो, चलिए तो इतना समझ में आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो NH2O यानी कि वाटर के जो मोल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं CO2 के मोल्स से। ठीक, तो इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसके मोल्स क्या है बहुत कम होते हैं ना, बहुत ज्यादा कम होंगे इसके मोल्स, और वाटर के मोल्स क्या है बहुत ज्यादा है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इसको क्या कर लिया हमने, नेग्लेक्ट कर लिया, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब इसमें जो है हमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक, अब ये वाला जो पार्ट है जो गिवन है, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, वो तो हमने नोट कर लिया होगा, वो तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए तो इसको आप सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पर NCO2 की यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमें निकालने हैं, क्योंकि वाटर के मोल्स हमें पता है, और XCO2 की वैल्यू तो हमने अभी निकाली है ना। तो NCO2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, निकल जाएगा आराम से। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, देखो मल्टीप्लाई करेंगे 0.001517 इंटू, अब H2O के मोल्स जो हमने निकाले थे 27.75, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, कीजिए लगभग कितना आंसर आ रहा है बताइए, समझ में आया ना। वाटर के मोल्स हमने 27.75 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 1 लीटर पानी में कितने मोल्स होते हैं, कितने मोल्स होते हैं 1 लीटर में, 1 लीटर में पानी के कितने मोल्स होते हैं 55.5, और आधे यहाँ पे 500 ml की बात हो रही है, यानी कि आधे लीटर में कितने होंगे उसके आधे 27.75। ठीक, चलिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये लगभग लगभग कुछ आपका आंसर आएगा, तो नंबर ऑफ मोल की वैल्यू कुछ इतनी आएगी। ठीक, अब नंबर ऑफ मोल इतने आ गए, लेकिन हमें निकालना क्या था, यहाँ पे मास निकालना है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे क्वांटिटी निकालनी है। मास कैसे निकालते हैं, देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन पर मास। अब हमें मास निकाल इज इक्वल्स टू CO2 के जो मोल्स हैं इनटू मोलर मास जितना भी है।
अब CO2 के मोल्स देखो कितने हैं, CO2 के मोल्स जो हमने अभी निकाले 0.0421 मोल इनटू मोलर मास कितना निकाला हमने 44, तो लगभग ये आ जाएगा हमारा 1.85 ग्राम, लगभग 1.85 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में हमें हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, CO2 गैस दी हुई है, हमें कहा है CO2 गैस है, ठीक, और वाटर है हमारा सॉल्वेंट, CO2 क्या हमारा सॉल्यूट और वाटर क्या हमारा सॉल्वेंट है। तो वाटर का वॉल्यूम भी दे रखा है हमें, तो जिससे हम क्या निकाल लेंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। CO2 दिया हुआ है जिस वजह से हम उसका मोलर मास भी निकाल लेंगे। अब हमें पार्शियल प्रेशर और हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे पार्शियल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर और हेनरी कांस्टेंट दिया है, तो हमने आराम से क्या निकाल ली, मोल फ्रैक्शन निकाल ली थी। ठीक, मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने आराम से क्या किया, मोल फ्रैक्शन निकाल ली। हमने मोल फ्रैक्शन निकाल ली तो हम क्या निकाल सकते हैं, CO2 के मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हमने निकाल ली और H2O के मोल्स हमें पता है। ठीक, CO2 के मोल्स हमने CO2 का मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया, H2O के मोल्स हमें पता है, तो जिससे कि हम CO2 के मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक, अब एक बार हमें मोल्स निकाल दिए हमने, तो हमें पता है बहुत ही इजी फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, मास अपॉन मोलर मास के बराबर। ठीक, मोलर मास हमने पहले ही निकाल लिया था, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया, तो मास हम आसानी से निकाल लेंगे। आसानी से हमने क्या कर लिया, मास यहाँ पर फाइंड कर लिया, जो कि हमें करना था। तो इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, अगर कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये रहा आपका आंसर, चलिए नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रॉल्स लॉ। अब रॉल्स लॉ क्या होता है, देखो रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ दोनों क्या है, लगभग थोड़ा थोड़ा सेम सेम है, लेकिन रॉल्स लॉ में क्या है, ये दो कंपोनेंट की बात करता है, दो कंपोनेंट की बात कर रहा है, और यहाँ पर दोनों ही क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड है। अब वॉलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं, दो तरह के लिक्विड होते हैं हमारे पास, एक होते हैं वॉलेटाइल, एक होते हैं नॉन वॉलेटाइल। अब वॉलेटाइल लिक्विड हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करनी है। वॉलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं, जो जल्दी से क्या होते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं अपने आप ही। जैसे कि हम कहें मिट्टी का तेल है या पेट्रोल है, तो ये क्या हो जाते हैं, अपने आप इवेपोरेट हो जाते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, वॉलेटाइल लिक्विड कहा जाता है। ठीक, अब रॉल्स लॉ क्या कहता है, देखो कि कोई कंटेनर है, ठीक, कोई भी क्या है, कंटेनर है, ऊपर से क्या है, बंद है, ऊपर से क्या है, बंद है। अब इसमें क्या है, दो कंपोनेंट है, यानी कि दो लिक्विड्स है, दो वॉलेटाइल लिक्विड है। एक है कंपोनेंट ए और एक है कंपोनेंट बी, दो कंपोनेंट है। ठीक, अब हमने क्या कहा, ये जो दोनों कंपोनेंट है, ये कैसे कंपोनेंट है, वॉलेटाइल लिक्विड है, यानी कि क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। जैसे कि हमने देखा होगा कि पेट्रोल अगर हम कहीं पे डालते हैं तो थोड़ा ही देर में वो गायब हो जाता है, या मिट्टी का तेल हम कहीं पर डालते हैं, वो भी थोड़ी देर में गायब हो जाता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो राउल्ट्स लॉ इस तरीके से कहते हैं कि एक क्लोज्ड कंटेनर लिया हमने, और क्लोज्ड कंटेनर के अंदर क्या हमारे दोनों ही कंपोनेंट क्या है, दोनों ही हमारे क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड है, दोनों ही क्या है, हमारे वॉलेटाइल लिक्विड है। अब क्या होगा, यहां से ये क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे, तो ऊपर की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ आएंगे, तो यहाँ ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। ठीक, क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। ठीक, अब आपसे एक पूछा जाए कि कौन जो है ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ए या बी, तो आप कैसे बताओगे कि ए के कंपोनेंट ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं कि बी के कंपोनेंट ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, कैसे आप इसे बता पाओगे। तो देखो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि एक क्लास है, जैसे कि एक कंटेनर है, तो एक क्या है, एक क्लास है। क्लास में क्या है, दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट यानी कि बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। जैसे कि कंटेनर में दो कंपोनेंट है, बॉयज भी और गर्ल्स भी, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट। मान लो ए कंपोनेंट क्या है, बॉयज है, और बी कंपोनेंट क्या है, गर्ल्स है। अब हम क्या कह रहे हैं कि क्लास में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। ठीक,
अब हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर हो रहा है, सॉरी बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर हो रहा है, वेपर बन रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक, तो वो वेपर प्रेशर यानी कि वो जो शोर है वो कौन कर रहा है? कह रहे हैं एक क्लास है, उसमें क्या है, दो कंपोनेंट है, बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। हम कह रहे हैं क्लास में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। अब वो शोर किसकी वजह से हो रहा है? बॉयज और गर्ल्स दोनों की वजह से शोर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, वेपर्स बन रहे हैं, किसकी वजह से बन रहे हैं? ए और बी दोनों कंपोनेंट, क्योंकि दोनों ही क्या है, वॉलेटाइल है, दोनों की वजह से शोर हो रहा है। बॉयज और गर्ल्स दोनों की वजह से शोर हो रहा है। ठीक, अगर हम आपसे पूछे कि ज्यादा शोर किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से ज्यादा शोर हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? किसकी वजह से ज्यादा शोर होगा? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा परसेंटेज में मौजूद होंगे। जैसे कि अगर बॉयज हम कह रहे हैं कि 60% मौजूद है और गर्ल्स जो है 40% मौजूद है, तो ज्यादा शोर किसकी वजह से हो रहा है? बॉयज की वजह से हो रहा है, क्योंकि बॉयज का परसेंटेज ज्यादा है, बॉयज की जो कंसंट्रेशन या अमाउंट हम कह सकते हैं वो क्या है, ज्यादा है, इसलिए बॉयज की वजह से शोर हो रहा है। वैसे ही हम यहाँ पर क्या टर्म यूज करते हैं कि यहाँ पर वेपर प्रेशर तो हो रहा है दोनों की, ए और बी दोनों की वजह से वेपर प्रेशर, लेकिन हम कह रहे हैं कि ज्यादा वेपर प्रेशर कौन लगा रहे हैं, ए या बी? तो आप क्या कहेंगे? जिसका मोल फ्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ पर हमने परसेंटेज की बात की थी कि जिसका परसेंटेज ज्यादा है, जिसकी अमाउंट ज्यादा है, तो यहाँ पर कंपोनेंट में जब हम बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा। ठीक, मोल फ्रैक्शन ज्यादा होना यानी कि जिसकी अमाउंट ज्यादा है वही क्या लगाएगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गई एक बात कि अगर क्लास में बॉयज और गर्ल्स हैं तो गर्ल्स क्या, बॉयज क्या है, ज्यादा है, तो बॉयज ज्यादा शोर मचा रहे हैं, गर्ल्स कम है तो कम शोर मचा रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें टोटल शोर कौन मचा रहा है, बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल शोर मचा रहे हैं। ठीक, वैसे ही अगर हम प्रेशर की बात करें तो ए और बी कंपोनेंट में प्रेशर कौन लगा रहा है, दोनों ही लगा रहे हैं, ए कंपोनेंट भी और बी कंपोनेंट भी। ठीक, अब हम कहें कि ज्यादा प्रेशर कौन लगा रहा है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है वो ज्यादा प्रेशर लगा रहा है। ठीक, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है वो ज्यादा प्रेशर लगा रहा है। अब हम कहेंगे कि टोटल प्रेशर कौन लगा रहा है, टोटल प्रेशर कितना है, ए प्लस बी, यानी कि ए और बी मिलकर के दोनों क्या बना रहे हैं, टोटल प्रेशर बना रहे हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो ये जो क्लास वाला एग्जाम्पल है ये आपको याद रखना है। और साथ ही एक और चीज, जैसे जब हम क्लास की बात करें तो हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, परसेंटेज में हम 100% लेते हैं ना, हमेशा 100% से बात करते हैं। ये जो आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो मार्क्स तो कुछ भी हो, मार्क्स तो कुछ भी हो, तो हमेशा 100% से बात करते हैं ना, कि 100% मार्क्स में से आपके जो है 60% आ रहा है, 70% आ रहा है, 80% आ रहा है, ऐसे बात करते हैं। या अगर हम क्लास में या हम नॉर्मली कुछ बात करते हैं, ठीक है, या हम ऐसे बात करते हैं कि आज हमें कहीं घूमने जाना है, तो हमारे चांसेस क्या है कि 30% चांसेस है, 40% चांसेस है, 90% चांसेस है। इस तरीके से परसेंटेज में बात करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर क्या, जब हम इनकी बात करते हैं कंटेनर में, जो हमारे दो कंपोनेंट है इनकी बात करते हैं, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कितना परसेंट है, ये 50% है या ये 100% है। हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात करते हैं, इसके टर्म में बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ए का मोल फ्रैक्शन प्लस बी का मोल फ्रैक्शन कितना होता है, मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। अगर हम कह रहे हैं कि बी जो है 0.2 का मोल फ्रैक्शन लगा रहा है, तो ए जो है वो क्या है, 0.8 इसका मोल फ्रैक्शन होगा, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, तो जैसे हम क्लास में परसेंटेज में 100 से बात करते हैं, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन में हम 1 से बात करते हैं। ये बात क्लियर है? ये तो बेसिक चीजें थी जो आपको सिर्फ अभी समझनी थी राउल्ट्स लॉ के बारे में। चलिए, समझ में आया लॉ कैसे काम करता है? अब चलिए, अब लॉ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो लॉ तो सेम ही है कि कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, हमारे दो कंपोनेंट है ए और बी, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अब कौन ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मोल फ्रैक्शन पे। यानी कि प्रेशर ऑफ ए डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और प्रेशर ऑफ बी डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यानी कि ए द्वारा लगाया गया प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन अगर कम है तो इसका प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। चलो, तो अभी हमने दो चीजें पढ़ी, क्या कि ए का पार्शियल प्रेशर, ए का जो प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के क्या है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा
बी का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, वो उसके मोल फ्रैक्शन पे क्या है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अगर हमें ये प्रोपोर्शनल का साइन लगाना है तो क्लास 11th में पढ़ा है, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक नॉट बोले हम, ई नॉट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर, ई नॉट क्या हम समझते हैं, प्योर वेपर प्रेशर। वैसे ही यहाँ पर क्या है, पी नॉट बी, पी नॉट बी क्या है, आप इसका प्योर वेपर प्रेशर, इस पी नॉट बी क्या है, इसका प्योर वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। अब हम कह रहे हैं कि टोटल प्रेशर कितना यहाँ पर लग रहा है, कि टोटल की बात करें अगर हम, टोटल शोर कौन मचा रहा है, बॉयज प्लस गर्ल्स, तो टोटल कौन करेगा, प्लस, सकते हैं, कह सकते हैं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। अब जो है पी टोटल हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है हमारा, पी नॉट ए एक्स ए, और पी क्या है हमारा, नॉट बी एक्स बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन हो। ठीक, पी टोटल हम इसे कह रहे हैं। अब जो है हम पी टोटल ऐसे कह, क्या हम ये कह सकते हैं, अरे ये क्या लिख दिया, ऐसा तो नहीं सोच रहा कोई, क्योंकि हमने क्या कहा कि एक्स ए प्लस दोनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक, दोनों का हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर मोल फ्रैक्शन होगा। तो अगर हम एक्स ए के मोल फ्रैक्शन की बात करें तो एक्स ए के मोल फ्रैक्शन को हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, सेम एक्स बी के मोल फ्रैक्शन को भी हम सेम लिख सकते हैं। अगर एक्स बी का हमें मोल फ्रैक्शन लिखना है तो इसको भी 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो वही हमने यहाँ पर जस्ट लिखा है, या तो हम ऐसे लिख लें या तो हम ऐसे वाले लिख लें। ठीक, इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इतनी चीज समझ में आई। चलिए तो रीड कर लेते हैं। इट स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो है किस पे डिपेंड करता है, उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक, अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन कम है तो प्रेशर भी कम होगा। कौन सा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है। पार्शियल प्रेशर यानी कि जो अकेला ए जो प्रेशर लगा रहा है, और पार्शियल प्रेशर बी का मतलब है अकेला बी जो प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, और पी टोटल का मतलब है ए और बी जो दोनों मिलकर के जितना प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ये आपको पूरा नोट करना है, समझना है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो इसे अब आप नोट कर लीजिए। अब यहीं पर दूसरी बात कर लेते हैं। तो अभी तक तो हमने क्या कहा कि अगर क्या है, एक क्लास है उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों है, दोनों क्या कर रहे हैं, शोर मचा सकते हैं। तो पार्शियल मतलब जो शोर होगा तो वो किसके द्वारा होगा, पी टोटल क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, ए, और जो पी टोटल होगा वो ए और बी दोनों से बनेगा। ठीक, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि एक क्लास है, वहां क्या है, बॉयज और गर्ल्स है, लेकिन बॉयज क्या है, गूंगे हैं, बॉयज क्या है, गूंगे। तो पूरा जो जो शोर है वो किससे आएगा, गर्ल्स से आएगा। इतना तो हम समझ सकते हैं, इतना अंडरस्टूड है। बॉयज अगर गूंगे हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, पूरा प्रेशर किससे आ रहा है, गर्ल्स से आ रहा है। या बॉयज क्या है, बिल्कुल साइलेंट है, तो पूरा प्रेशर पूरा जो साउंड है वो किससे आ रहा है, गर्ल्स से आ रहा है। यानी कि अगर कोई नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है, किसी सॉल्वेंट में डाला है, ठीक, सॉरी, किसी नॉन वॉलेटाइल को हमने किसी सॉल्वेंट में डाल दिया, इसका मतलब क्या है, एक ही इवेपोरेट हो रहा है, तो प्रेशर कौन करेगा, एक ही कंपोनेंट। हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कंटेनर है, ये फिल है, ठीक है, इसमें क्या है, दो कंपोनेंट है, ए और बी। अब बी कंपोनेंट ऐसा है जो क्या है, प्रेशर बना ही नहीं रहा, वेपर प्रेशर बना ही नहीं रहा, सिर्फ ए ही बना रहा है, तो ए ही जा रहा है ऊपर। तो टोटल प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा। टोटल प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर क्यों इतना बड़ा हमने कैलकुलेशन करी, क्योंकि यहाँ पर दो कंपोनेंट है, दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, वॉलेटाइल है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉन वॉलेटाइल है एक। ठीक, इसीलिए जो वॉलेटाइल वाला है पूरा उसी पर ही तो डिपेंड करेगा। ठीक, यानी कि जैसे हम कह रहे थे क्लास में क्या है, बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, लेकिन बॉयज जो है एकदम साइलेंट है, वो कुछ बात ही नहीं कर रहे, एकदम साइलेंट है। तो पूरा जो शोर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, गर्ल्स पे डिपेंड कर रहा है।
ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। हमें यहाँ पर जो है मेन यही पढ़ना है। चलिए अब आप समझ गए होंगे, इसे अब आप नोट कर लीजिए। चलिए ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही चीज डिस्कस की हुई है जो अभी हमने पी ए के बराबर है एक्स ए के बराबर और पी बी एक्स बी के बराबर है। हमने क्या कहा, पी नॉट ए क्या है, वहां पर जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट का, और पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन। वैसे ही पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। अब जैसे जो यहाँ पर लिखा है उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी ए क्या है, पी नॉट ए क्या है, एक्स ए क्या है, एक्स बी क्या है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे मार्क करके ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इस तरीके से मार्क करके आप ये सारे जो पॉइंट्स है वो लिख लीजिए। जैसे पीबी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन। बी मतलब जो कंपोनेंट बी है उसका सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर है। ठीक, अब इसकी लिमिटेशंस भी है कुछ। अब पहले हम लिमिटेशन पढ़े या कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, चलिए तो पहले लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। तो लिमिटेशन क्या है, राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये सिर्फ जो है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी चीज, इट इज एप्लीकेबल टू सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ओनली। ये जो है उनके लिए भी एप्लीकेबल है जिनमें सिर्फ क्या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सॉल्यूट्स which dissociate, it is not applicable. ठीक, it is not applicable to solute which dissociate or associate in particular solution। अच्छा, जो किसी सॉल्यूशन में डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाते हैं उन सॉल्यूशन के लिए ये लॉ नहीं है। ठीक, अब राउल्ट्स लॉ का कॉम्बिनेशन जो है डाल्टन्स लॉ के साथ पार्शियल प्रेशर का वो क्या है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। देखो ये जो है ना, ये वाला पार्ट जो हमने डिस्कस किया पी टोटल, तो ये क्या है, राउल्ट्स लॉ का कॉम्बिनेशन है किसके साथ, डाल्टन्स लॉ के साथ। ठीक है, तो डाल्टन ने कहा था कि अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो पी ए प्लस पी बी हम कर लेंगे। ठीक, तो वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि राउल्ट्स लॉ का जो कॉम्बिनेशन है डाल्टन्स लॉ के साथ वो क्या है, पी टोटल इज इक्वल्स टू, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसे आप नोट कर सकते हैं। जहां पर पी टोटल क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। पी टोटल का मतलब क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि किसी सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर कितना लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ राउल्ट्स लॉ के बारे में यहाँ पर कई चीजें आपको समझ में आई होंगी। अपने आने वाले अगले सेशन में जो है आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं, ये आपका होमवर्क है। जितना पढ़ाया सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, अगर आपको आ जाएगा तो आप इसे घर से करके आएंगे, नहीं तो फिर मैं यहाँ पर इसको क्वेश्चन को कराऊंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।